विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के रीतिकाल के बारे में चर्चा करेंगे। आप सभी जानते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम आदिकाल, द्वितीय भक्तिकाल, तृतीय रीतिकाल, चतुर्थ आधुनिक काल। रीतिकाल की अगर हम बात करते हैं तो उसके जो प्रश्न हैं वो 3 या 4 बनते हैं, जिसमें से पहला है रीतिकाल की परिस्थितियाँ, दूसरा है रीतिकाल के नामकरण को लेकर विद्वानों ने जो मतभेद हुए वो, तीसरा है रीतिकाल की काव्यधारा को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, और चौथा है कि रीतिकालीन साहित्य की प्रवृत्ति और विशेषताएँ क्या क्या रहती हैं। आइए हम बात करते हैं रीतिकाल के बारे में। सामान्य परिचय से अपनी बात शुरू करते हुए विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य के इतिहास में उत्तर मध्यकाल के नाम से व्यापित रीतिकाल का समय संवत 1700 से संवत 1900 तक माना जाता है, अर्थात 1658 ईस्वी सन से 1857 ईस्वी सन तक के काल को रीतिकाल का नाम दिया गया है। इस काल की कविता रीति के आधार पर विकसित हुई तथा रीतिकाल के अर्थ में रीति शब्द संस्कृत के काव्यशास्त्री रीति शब्द से भिन्न है। संस्कृत काव्यशास्त्र में रीति को काव्य का आत्मा मानने वाला एक अलग संप्रदाय है, जिनका प्रतिपादन आचार्य वामन ने अपने काव्यालंकार सूत्र में रीतिरात्मा काव्य से कहकर किया। उनके अनुसार काव्य की आत्मा रीति ही काव्य की श्रेष्ठता की कसौटी है। वैदर्भी, पांचाली, गौड़ी, लाटी आदि रीतियों का विवेचन संस्कृत के आचार्यों ने किया है, किंतु हिंदी में रीति शब्द का प्रयोग काव्य रचना प्रणाली के रूप में हुआ है, जिसके अनुसार रीति का अर्थ है ऐसा काव्य जो अलंकार, रस, ध्वनि, गुण, नायिका भेद, छंद आदि की काव्यशास्त्रीय प्रणालियों के आधार पर रचा गया हो। काव्य लक्षणों के आधार पर काव्य लिखने की पद्धति ही रीति के नाम से प्रसिद्ध हुई है। ये बहुत बड़ी बात है जो संस्कृत काव्यशास्त्र में और हमारे हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो रीति शब्द को लेकर जो बात कही गई है, जो अंतर बताया गया है। इस काल में हिंदी में लक्षण ग्रंथों के रचने की परंपरा आरंभ हुई, इसलिए इस काल को रीतिकाल की संज्ञा दी गई है। भक्ति काल में हिंदी कविता ने श्रेष्ठता के जिन शिखरों को स्पर्श किया था, उसके बाद लक्षण ग्रंथों की रचना स्वाभाविक थी। रीतिकाल में सामान्यतः 2 प्रकार की रचनाएं मिलती है, एक काव्यशास्त्रीय सिद्धांतों को छंदोबद्ध करने वाली रचनाएं और दूसरी वे रचनाएं जो काव्य लक्षणों को प्रतिपादित करने की दृष्टि से नहीं लिखी गई है। आज हम जो मोटा मोटी बात करते हैं वो रीतिकालीन साहित्य की या रीतिकाल की पृष्ठभूमि के बारे में। भक्तिकालीन साहित्य के पश्चात हिंदी साहित्य के इतिहास में लक्षण ग्रंथों की रचना होना सर्वथा एक नई प्रवृत्ति है। भक्ति साहित्य में जहाँ पारलौकिक सुखों और निवृत्ति मार्ग का अनुमोदन है, वहीं रीतिकाल में ऐहिक सुखों की खोज, पांडित्य प्रदर्शन, विलास, भावना आदि तत्व कवियों के लिए प्रमुख हो गए हैं। जैसे इस युग के कवि तो इन 2 पंक्तियों में समझा जा सकता है। इनकी जो भावना कवियों की रही है उसको 2 पंक्ति में समझ सकते हैं। सेज है, सुराही है, सुरा है, प्याला है, सुबाला है, दुशाला है, विशाल चित्रशाला है। किंतु इस प्रवृत्ति के लिए तत्कालीन परिस्थितियाँ जिम्मेदार रही है। आइए बच्चों, आज हम उन तत्कालीन परिस्थितियों का ही जिक्र करेंगे, उसके बाद ही हम रीतिकाल को समझ सकते हैं। राजनीतिक पृष्ठभूमि। बाबर ने जिस मुगल राज्य की स्थापना की, उसका सूर्य अकबर तक निरंतर प्रचंड रूप से प्रकाशमान होता रहा, ये हम सभी जानते हैं। अकबर ने अपनी उदारतापूर्ण नीति के माध्यम से पूरे भारत को एक सूत्र में जोड़ने का प्रयास किया। जहांगीर ने अकबर के द्वारा जुटाई हुई सुख सामग्री को खुलकर उपभोग किया तथा सुरा और सुंदर इसके बहुत बड़े सहयोग थे। जहांगीर के शासन के बारे में कहा जाने लगा, एक बोतल शराब हो और एक शेर कबाब हो। नूरजहाँ का सल्तनत फिर खैर हो या खराब हो, लेकिन हिंदू और मुसलमान सरदारों की देखरेख में जहांगीर का शासन चलता रहा, लेकिन जीवन में उन्मुक्त विलास और सुख भोग का प्रसार हुआ। जहांगीर के बाद शाहजहाँ ने मुगल साम्राज्य की बागडोर संभाली। शाहजहाँ स्वभाव से बहुत कलाप्रिय थे और उनके शासन की प्रमुख 2 प्रवृत्तियाँ थी, अलंकरण और प्रदर्शन। सुरा और सुंदरी और कला की उपासना शाहजहाँ की बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। इसका प्रभाव पूरे भारतीय जीवन पर पड़ा और भोग विलास तत्कालीन भारतीय जीवन का केंद्रीय आधार बनता रहा।
शाहजहाँ का प्रभाव रहा कि हिंदी में के कवि श्रृंगार और विलास की कविता में लीन होने लगे। शाहजहाँ के बाद अगर हम देखते हैं तो औरंगजेब की कट्टरता और धर्मांधता ने विलासिता पर अंकुश लगाया और उसको हिंदी विरोधी नीतियों ने जीवन भर उसे बाहर के उलझाए रखा। औरंगजेब के उत्तराधिकारियों में शासन चलाने की योग्यता नहीं थी या ना के बराबर थी। विलास और भोग को नहीं छोड़ पाए। जब केंद्र सत्ता ही भोग विलास में डूबी हो तो देसी राजाओं की जीवन शैली कैसी हो सकती है बच्चों, आप ये जान सकते हैं। इसका प्रभाव जनता पर पड़ा। छोटे छोटे सामान्य विलास में डूब गए और उनके आश्रय में रहने वाले कवियों ने आश्रयदाताओं का मनोरंजन करने की दृष्टि से कविताएं लिखना आरंभ कर दिया। तो श्रृंगार, विलासिता आदि की जो हम बात करते हैं वो तत्कालीन परिस्थितियों की देन है जो हिंदी साहित्य में उस युग में पुष्पित और पल्लवित कवियों के द्वारा हुई। अब अभी मैंने राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात की, अब हम सामाजिक पृष्ठभूमि का अवलोकन करते हैं। कार्ल मार्क्स का यह कथन कि शासन की विचारधारा जनता की विचारधारा होती है, इस युग पर पूरी तरह से लागू होती है। दरबारी अश्लील रुचि ने तत्कालीन समाज की अश्लीलता का उपासक बना दिया। औरंगजेब की नीतियों के कारण हिंदू समाज भयभीत हुआ और बाल विवाह, सती प्रथा जैसी कुरीतियाँ हिंदू समाज में बड़े जमाती चलती आ रही थी। इस युग में स्त्री को भोग की वस्तु समझा जाने लगा तथा मुगल दरबारों के अंदर हम जो देखते हैं कि एक भय का वातावरण सारा उसमें छाने लगा। बच्चों, ये सामाजिक जो प्रवृत्ति की हम बात कर रहे हैं इसका भी देखो, शासन की जो विचारधारा है वो जनता पर सीधी सीधी आने लगी। और देखते हैं कि मुगल दरबारों में भी क्या हुआ, सुंदरी दासियों के बाजार लगने लगे। इस युग में कविगण वात्स्यायन के काम सूत्र के आधार पर नारी के शरीर की एक एक रेखा का मानसिक चित्र प्रस्तुत करने लगे। ये स्थूल चित्रण था, सूक्ष्म चित्रण नारी का नहीं था। देव का यह कथन इस युग की नारी विषयक दृष्टि का परिचय है। कौन गने पुरबन नगर, नारी एक ये रीति, देखते हरे विवेक को चित हरे करी प्रीति। जब उस युग का कवि ऐसी बातें नारी के लिए लिखेगा तो फिर आप देख लीजिए कि स्थिति कैसी रही होगी। इस युग की कविता का मुख्य उपजीवी नारी सौंदर्य चित्रण बन गया तथा कविगण भी विलासी कविता लिखने पर पुरस्कृत होने लगे। इन कवियों के लिए सामाजिक नैतिकता का कोई अर्थ ही नहीं रहा। अब हम बात करते हैं धार्मिक पृष्ठभूमि की। धार्मिक नैतिकता की दृष्टि से हिंदी साहित्य का रीतिकाल घोर अधपतन का युग। इस अधपतन के परिदृश्य में किसी श्रेष्ठ धर्म की कल्पना करना बेकार था। धर्म के नाम पर पंडितों, मुल्ला, मौलवियों तथा पीर मुर्शिदों की वाणी का बोलबाला था। हिंदू और इस्लाम धर्म हमरयाला बनकर एक दूसरे के साथ हो गए। पूरा सूरा और सुंदरी ने दोनों को एक कर दिया। भक्ति के केंद्र मंदिर भी महंतों और देवदासियों की कामुकतापूर्ण और इंद्रिय साधना के केंद्र बन गए। रीतिकालीन साहित्य धार्मिकता और नैतिकता के स्थान पर कामुकता और विलासिता की अभिव्यक्ति का माध्यम बन गया, जिसमें उन्होंने राधा और कृष्ण की भी लपेट ली और कहा, अब के सुकवि रिझे तो कविता ही है, नहीं तो राधिका प्रणय सुमिरन को बहानो है। आप देख लीजिए कि हमारे ईश्वर को भी उन्होंने इस विलासिता के लिए नहीं छोड़ा, उन्होंने लौकिक नायक नायिका के रूप में चित्रित किया। साहित्यिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की अगर हम बात करते हैं तो उस युग में अलंकरण और प्रदर्शन आधारभूत तत्व थे। अरबी और फारसी की कविता हुस्न और इश्क की कविता थी। उसके उपास्य सिर्फ शीशामय और पैमाने हैं। इसका प्रभाव हिंदी कवियों पर भी पड़ा और उन्होंने भी कामुकता भरे वर्णन करने आरंभ कर दिए। रीतिकालीन कवि के लिए कविता का लक्ष्य कोई उदात्त मूल्य नहीं था, बल्कि उन्होंने यह स्वीकार कर लिया, मनोज रूप है अवतर्यो तीन वस्तु को जो, द्रव्य उपार्जन हरि भजन और कामिनी संग हो। क्या क्या चाहिए बच्चों? तीन चीज़ें, द्रव्य उपार्जन, हरि भजन और कामिनी का सहयोग, यही जीवन के तीन लक्ष्य। स्पष्ट है कि इस युग की सारी साहित्य साधना विलासी मुगल दरबारों की प्रेरणा का फल है। रीतिकालीन कविता के बारे में डॉक्टर सावित्री सिन्हा का ये कथन बहुत सटीक बैठता है कि स्वार्थपरायण राजनीतिक व्यवस्था, सामंती वातावरण, राजनीतिक विकेंद्रीकरण और सामाजिक अव्यवस्था तथा विलासपूर्ण वैभवजन्य प्रदर्शन प्रदान अलंकरण प्रवृत्ति का तत्कालीन साहित्य एवं विविध ललित कलाओं की गतिविधि पर प्रभाव पड़ रहा था। तद इन कलाकार की आत्मा पर ये बाह्य परिस्थितियों पर एक प्रकार से हावी हो गई। फलस्वरूप चेतना के सूक्ष्म, सार्वभौम और नित्य तत्व बाह्य जीवन की स्थूल साधना में लुप्त हो गए थे। स्थूल की सूक्ष्म का
पर विजय के कारण इस युग में रीति काव्य लिखा गया। आज बच्चों हम इस विषय पर बात करेंगे। अगली क्लास के अंतर्गत हम रीतिकालीन काव्य के नामकरण पर चर्चा करेंगे और उसके बाद साहित्यिक को 3 भागों में बांटा गया उसके ऊपर, और उसके बाद प्रवृत्ति।